हम प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। प्रयोजन मूलक की हिंदी पढ़ते हुए हमें ये छठा दिन यानी 6 व्याख्यान आप सुन चुके हो। 6 व्याख्यान सुनने के बाद आपका ये पाठ प्रयोजन मूलक हिंदी संपूर्ण हुआ। आज हम इसका सारांश देखने का प्रयास करेंगे, जिसे हम रिवाइज करना कहते हैं। रिवाइज कर लेना अपने पाठ को, जिसे हम कहेंगे रिमेंबर करने से हमें कुछ बातें जो छूट जाती है वो वापस याद आती है। हम नया पाठ आरंभ करें उससे पहले समझ लें कि प्रयोजन मूलक हिंदी में हमने क्या पढ़ा, उसका हम सारांश देखने का प्रयास करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ते हुए हम समझ गए हैं कि ये लगभग तकनीकी हिंदी है। तकनीकी हिंदी जब कहा जाता है तो इसका आशय क्या निकलता है कि विषय के विशेषज्ञों के द्वारा बोले जाने वाली हिंदी। कोई भी जब किसी क्षेत्र में लगातार काम करता है, विशेषज्ञता हासिल कर लेता है, तो उसको ज़्यादा शब्दों में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कुछ निश्चित चुने हुए शब्द में अपनी बात रखता है और बात को समझा सकता है, या उतने ही शब्दों में लिखता है। दूसरे शब्दों में समझें तो कहें कि शब्दों की बार बार आवृत्ति होगी। हम कैसे पहचानें कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं? तो हम समझ सकते हैं कि जब किसी विशेषज्ञ के सामने होते हैं तब हम देखते हैं कि उसके शब्दों में, उनके बोलने में कुछ शब्द बार बार आ रहे हैं। उसके पर्यायवाची का इस्तेमाल वो नहीं करता। उदाहरण के लिए, आप जब डॉक्टर से मिलते हैं, जब भी आप बीमार होंगे डॉक्टर से मिलेंगे, तो डॉक्टर की शब्दावली में कुछ शब्द जो है वो बार बार सुनने को मिलेंगे आपको। उसको दूसरे रूप में सुने तो देखेंगे कि जब आप स्कूल या कॉलेज में पहुंचते हैं तो शिक्षक या प्रोफेसर से जब मिलेंगे तो उसको हम अलग ही अंदाज में बोलता हुआ सुन सकते हैं, जिस भी वो विषय का होगा, चाहे राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो या हिंदी साहित्य हो। उसकी हिंदी उसके विषय के अनुसार बदल जाएगी। चलिए, तीसरा उदाहरण बहुत ही मज़ेदार है। जब आप दुकानदार से मिलते हैं तो दुकानदार ग्राहक से जो बात करेगा वो हिंदी सबसे अलग तरह की होने वाली है। तो इस तरह से हम प्रयोजन मूलक हिंदी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जब मैं बार बार इस तरह से उदाहरण दे करके बता रहा हूँ, चूँकि ये आज हमारा इस विषय पर अंतिम व्याख्यान है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम पुनः याद दिला रहे हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। इसके विविध आयाम होते हैं। व्यक्ति विशेष की अपनी प्रयोजन मूलक हिंदी होती है, हो सकती है। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति का अपना लहजा होता है और कईयों के तकिया कलाम होते हैं। वो तकिया कलाम उसकी व्यक्ति विशेष की प्रयोजन मूलक हिंदी हो जाती है, या कहें कि कुछ विशेष व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों हो, वो भी अपने उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप गांव चले जाएंगे तो आपको किसान इस तरह से बोलता हुआ नज़र आएगा, जिसमें खेती बाड़ी की कुछ बातें झलकेगी, वैसे ही जैसे डॉक्टर और इंजीनियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे कि आप पढ़े लिखे हैं तो कोई न कोई अखबार ज़रूर पढ़ेंगे।
अखबार का जिक्र मैंने यहाँ विशेष तौर से इसलिए लिया है कि अखबार की प्रयोजनमूलक हिंदी किताबों से अलग होगी, और यहाँ तक कि हर अखबार की अपनी प्रयोजनमूलक हिंदी हो सकती है, और अखबार के हर पन्ने की प्रयोजनमूलक हिंदी अलग हो सकती है। ये जब हम बात कर रहे हैं तब उदाहरण के लिए समझ जाइए, क्योंकि हम विशेषकर गहराई से इसी पर अध्ययन करने वाले हैं अगली कक्षाओं में। जब अखबार आपके सामने आएगा तो अखबार का पहला ही पन्ना आप देखते हैं तो उसमें दुनिया भर के, देश दुनिया के, देश प्रदेश के, जिला के, तहसील के, गांव के, शहर के समाचार होते हैं। कई तरह के समाचार होते हैं। समाचार के लिए कोई निश्चित बना हुआ कोई नियम नहीं होता कि समाचार इसी पे बनेगा, कल क्या घटित होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोरोना जिसे कहते हैं, आज हम 6 महीने से कोरोना को समाचारों में, संपादकीयों में देख रहे हैं। ये समाचार 6 महीने पहले कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कोरोना क्या है। एक शब्द का अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल है। आज इसके कितने आयाम हैं, और सारे समाचार इसी के आसपास बन रहे हैं। पिछले 6 महीने से कोरोना ही चल रहा है। ये समाचार का एक बिंदु है, और इस पे समाचार पर ही संपादकीय बन रहे हैं। अब हम कहेंगे कि अखबार में 2 चीज़ें होती है, लेकिन हम फिर कहना चाहेंगे कि इन बातों पर हम आगे चल कर के विशेष तौर से बात करने वाले हैं। इसलिए हम फिलहाल प्रयोजनमूलक हिंदी और अखबार को यूँ समझ सकते हैं कि अखबार राजस्थान में हम देखेंगे तो दैनिक अखबार 2-3 तरह के आते हैं। राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति और दैनिक भास्कर। केंद्र से निकलते हैं जनसत्ता, नवा टाइम्स, और आगे चल कर के आप पहचान जाएंगे कि समाचार और संपादकीय में भी अंतर हुआ करता है। प्रयोजनमूलक हिंदी जब आप अभी सुनने लगे हैं, इसके कई प्रयोग हैं जिसको आप पहचान सकते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी अब नए नए दायित्व वहन कर रही है, नए नए रूपों में दिखाई दे रही। कानून और ज्ञान की भाषा हो चली है हिंदी। अंग्रेजी के रजिस्टर शब्द से इसका अर्थ निकालते हैं, जिसे प्रयुक्त कहते हैं। प्रयुक्ति यानी बार बार प्रयोग में लिया जाना। जो शब्द विशेषज्ञ के द्वारा बोला जाता है, उस विशेषज्ञ की विशेषज्ञता होती है और उसका क्षेत्र का पता चलता है। इस तरह से प्रयुक्ति के आधार हैं उसके विषय, क्षेत्र, और हम समझ सकते हैं कि बोलने वाले के संप्रेषण का एक ढंग होता है। वो अपनी बात को कहने के लिए एक अंदाज अपनाता है, और बात 2 व्यक्तियों में होती है, एक वक्ता, दूसरा श्रोता। जब वक्ता बोल रहा होता है तब श्रोता सुनता है कि वो किस तरह से बोल रहा है और उसका असर किस तरह से होता है। इस तरह से भाषा के कई प्रयोग हो सकते हैं। मोटे तौर पर हम देखते हैं, शब्दावली के स्तर पर देखेंगे तब हम प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्य की हिंदी में किस तरह से अंतर है, ये मोटे मोटे तौर पर हमने बताया कि साहित्य की हिंदी की तरह नए अर्थ में प्रयोग की सुविधा प्रयोजनमूलक हिंदी में नहीं हुआ करती। हम साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी का ये मोटा अंतर है कि प्रयोजनमूलक हिंदी सीमित शब्दावली में अपना काम करती है, और साहित्य की हिंदी एक शब्द के कई अर्थ और कई बातों के व्याख्या करती हुई नज़र आती है। यानी उसको कई तरह से कहने का सहूलियत होती है, सुविधा होती है। वाक्य रचना के स्तर पर देखेंगे तो साहित्य की हिंदी में लालित्यपूर्ण व व्यंग्यपरक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी में इतनी गुंजाइश नहीं होती। साहित्य में प्रयोजनमूलक हिंदी
प्रयोजन मूलक हिंदी के तहत हम पढ़ रहे थे कि शब्दावली के अंतर पर हम प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर देखते हैं। शब्दावली के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, और साहित्य में प्रयोजन मूलक शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब ये निकला कि साहित्यकार जब साहित्य लिखता है तो कोई पात्र, जैसे उसके कहानी का पात्र, कहानी का नायक अगर डॉक्टर आ गया, इंजीनियर आ गया, तो प्रयोजन मूलक शब्दावली का इस्तेमाल उसके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी का डॉक्टर जब मरीज से बात करेगा तो वो उस तरह से बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि संचार माध्यम की हिंदी और विज्ञापन की हिंदी, इनकी प्रयोजन मूलक हिंदी में कुछ अंतर हुआ करता है। हम न केवल साहित्यिक हिंदी से प्रयोजन मूलक हिंदी का अंतर देखते हैं, बल्कि सामान्य हिंदी से भी तुलना कर सकते हैं। तो हमें दिखाई देगा कि सामान्य हिंदी की तुलना में प्रयोजन मूलक हिंदी बेहद औपचारिक होती है, औपचारिकता लिए होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी सामान्य हिंदी से वाक्य विन्यास में और सतर्कता के चलते भिन्न हो जाती है, अलग रूप में दिखाई देती है। सामान्य हिंदी में हम देख सकते हैं जब कोई वक्ता बोल रहा होता है, सामान्य तौर पर वो अपनी बात को बहुत घुमा फिरा करके रखता है। कई व्यक्ति बहुत अस्पष्ट शब्दावली में बात करते हुए नजर आएंगे, कुछ अमूर्त बात करते हुए नजर आएंगे, कुछ व्यंग्य में बात करेंगे, और उनकी भाषा लगेगा कि जब संदिग्धता बहुत ज़्यादा है उसमें, लेकिन फिर भी वो बात रखते हैं। इस तरह से प्रयोजन मूलक हिंदी में ये सुविधा या ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रयोजन मूलक की हिंदी की आवश्यकता है इन रूपों में। साहित्यिक हिंदी बहुआयामी और विविध रूपा होती है। साहित्य में जीवनानुभव, आकांक्षाएं, संवेदनाएं, कल्पना और बहुत सारी चीज़ें जो उसे प्रयोजन मूलक हिंदी से अलग करती है। आप देखेंगे कि जब आप अक्सर क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के मैच की कमेंट्री में बहुत सारे तकनीकी शब्द होते हैं, और ये प्रयोजन मूलक हिंदी है क्रिकेट कमेंट्री के बतौर। इस तरह से हम प्रयोजन मूलक हिंदी क्रिकेट से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायालय और भी कई तरह से देख सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की पहचान सहज ही की जा सकती है। आप कैसे पहचान सकते हैं? अब हम कह सकते हैं कि आप इस तरह से, जब कोई विशेषज्ञ बात कर रहा होता है तो उसके द्वारा बोले जाने वाले विशेष करके कुछ शब्द उसकी पहचान को हमें ये सुविधा प्रदान करते हैं कि हम बार बार शब्दों को सुन करके पहचान सकते हैं कि ये प्रयोजन मूलक हिंदी है। किसकी हिंदी है? डॉक्टर की, इंजीनियर की, वकील की। प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन करते हुए हमें अखबार का पाठक बनना ही होगा। ये आज के पाठ का और व्याख्यान का पहला सबक है। विद्यार्थियों, हम जो अगली व्याख्यान को सुनेंगे तो उसमें यही केंद्र में होने वाला है। उस वक़्त भी मैं याद दिलाऊंगा और अभी ये याद दिला रहा हूँ कि आप अब से ही कोई एक अखबार पढ़ें, समाचार, और उसके संपादकीय तक पहुँचें। चूँकि परीक्षा में आपको न केवल प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पूछा जाएगा,
बल्कि पत्रकार, पत्रकारिता, संपादक, संपादकीय और संपादकीय कैसे लिखा जाता है, समाचार कैसे बनता है, और समाचार आपको खुद लिखना होगा। इसलिए आप अनिवार्यतः किसी एक अखबार का पाठक अवश्य बने। धन्यवाद।